सुना है कि इमरान खान का कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था। आपको ही मैं यहाँ पे आज एक हल्फ दे के जा रहा हूँ कि एक वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। मैं जानता हूँ कि 25 जुलाई को आप इन सारे को जवाब देंगे, आप इन सारों के सारे को जवाब देंगे। तीर पे धप्पा लगाकर आप बल्ला को भी जवाब देंगे, आप बिल्ला को भी जवाब देंगे, आप अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे और अवामी राज होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप समझते नहीं कि थोड़ा चलते जाइए थोड़ा चलते थोड़ा सा तेज हो जाए। आइंदा हुकूमत चलते जाइए थोड़ा। कश्मीर का इलेक्शन पे क्या देख रहे हैं? कश्मीर में जो हमेशा क्या होता है सर? प्लीज जरा थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा जल्दी कर प्लीज। सर आपकी भी तो कश्मीर में हुकूमत रही है, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, हमारी पार्टी है, चले हमारी देश है कश्मीर, हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं थोड़ा आगे फॉर द लास्ट 50 साल से। कश्मीर में जितने पार्लियामेंट थोड़ा चलते भुट्टो साहब, आपकी उम्र थोड़ी है जी सर। थोड़ा सर्च कर ले। सर एस्टैब्लिशमेंट क्या है? सर एस्टैब्लिशमेंट क्या है? चाहेंगे बिल्कुल मुंह में नहीं। मतलब डायरेक्ट कोई रास्ते हैं, मतलब डायरेक्ट कोई रास्ते हैं। हम इस मुल्क में नहीं रहते हैं क्या? चलते सर आप अपने बयान पे कायम है कि आप 3 साल के लिए आते हैं। आपने जो तकरीर की थी कि आप 3 साल के लिए आते हैं, आप उस बयान पे कायम है सर? जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे, क्या मुल्क की सियासत नवे की दिहाई की तरफ करवटें बदल कर जाने वाली है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे पे तनकीद से बाज नहीं आते और जो मौजूदा सिस्टम जो कि एक इम्पोज्ड सिस्टम, जिसको पहले नाम दिया गया सिलेक्टेड, और उस पे यानी सिलेक्टेड तो अपनी जगह, लेकिन वो कौन थे सिलेक्टर्स जिनका अब कोई नाम निशान लेने वाला नहीं। और बिलावल भुट्टो जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर का हदफ उनके अपोनेंट यानी मियाँ नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज़ होती है, जबकि तहरीक इंसाफ वो तो लाई ही इसलिए गई है कि इन दो सियासी जमातों की मिट्टी पलीद करना है, इन दो सियासी जमातों के कायदीन को ऐसा करना है, इनके ख़िलाफ़ वो गोएबल वाली प्रोपेगेंडा करनी है और इतनी बार करनी है कि लोगों को ये सच साबित हो, लोगों के लिए सच साबित हो। और ये पॉलिसी रियासत की पॉलिसी है, यानी सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, रुस्वा करने के लिए, बेतौकीर करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, उनकी तज़हीक करने का ठेका रियासत ने उठाया है। और वो जो ठेकेदार जो यानी असल मुक़तदरा जो है वही इस कैंपेन पे लगे होते हैं। आजकल ये ठेका उन्होंने इमरान खान साहब को दे दिया है और इमरान खान बखूबी न फ़कत वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, ये कतई नज़र इसके कि उस काम के अंजाम देने के लिए उन्होंने सारे मुल्क की जो मुआशी, समाजी, सियासी कल्चर की जो कश्ती है, वो जो नैया है, वो एक फंसा दी है, बीच भंवर में फंसा दी है। लेकिन
उस तरफ कोई देखने वाला नहीं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने इंतखाबी जलसे में वो कहते हैं कि वो जो ख़ुद को आर या पार कहने वाले होते थे वो पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। वो जो शेर होते थे वो बिल्ली बन गए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ वाकई घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। पहले दिन से शहबाज शरीफ मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ में शहबाज शरीफ का किरदार जो है वो एक ज़ख़म देने वाला, ज़ख़म आलूदा किसी नासूर की तरह है। क्योंकि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए को देखें, उनकी तकारीर को देखें, उनकी बातों को देखें, मरीम नवाज़ की बातों को देखें, तो वो बिल्कुल लकीर के उस साइड और शहबाज शरीफ लकीर की इस साइड, यानी शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान एक को छुपा के दूसरे को निकालें तो एक ही बात है। तो शहबाज शरीफ पहले दिन से इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह वो घुटने पकड़ कर किसी न किसी तरह वो पाँव में बैठकर, पाँव में लेटकर इक़्तिदार की भीख मांग लें, या जो अपनी सियासत है वो गिरवी उनके पैरों में रख दें, जिन पैरों के ज़रिए जिन पैरों ने ठुड्डे मारे थे उनके भाई को, मियाँ नवाज़ शरीफ को पहले वज़ारत उज़्मा से निकाला, फिर सियासत से निकाला, फिर मुल्क से निकाला, और कोशिश ये रही कि उनका नाम और निशान न रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं जब कह रहा था कि 90 की सियासत क्या वापस आ रही है, तो उस सियासत में और कुछ नहीं था। उस सियासत में बस ये था कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ आ जाते थे तो वो किसी के पेरोल पे चले जाते थे, और वो क़ुव्वतें जो झमूर दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो क़ुव्वतें जो सियासत बेजार क़ुव्वतें जो चाहती हैं कि अवाम क्या सियासत से रूह खट्टी हो जाए, अवाम सियासत से बेजार हो जाए, अवाम इन सियासतदानों को इस तरह गले पड़ जाए, इस तरह ठुड्डे मारें जिस तरह हम करते हैं, जिस तरह हम तज़लील करते हैं। तो कभी नवाज़ शरीफ साहब उनकी गोद में बैठ जाते थे, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गिरफ़्तारी की जाती थी, आसिफ अली ज़रदारी को 11 साल जेल में डाल दिया जाता था। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कभी मियाँ शरीफ को हथकड़ियाँ लग जाती थी, कभी नवाज़ शरीफ पे केस, और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हुए फिर जनरल मुशर्रफ नमूदार हो जाते हैं, और दोनों के लिए यानी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दोनों के लिए पाकिस्तान के दरवाज़े बंद कर देते हैं, और फिर इनको समझ आ जाती है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल हमारा जो आपस में लड़ाई थी हमारी, उसका फ़ायदा किसी तीसरी क़ुव्वत ने उठा लिया, और फिर उन्होंने मीसाक जमहूरियत किया। लेकिन मीसाक जमहूरियत के जो धज्जियाँ वो भी इन्हीं सियासतदानों के हाथों उड़ाई गई। पहले कभी मियाँ नवाज़ शरीफ चले जाते थे काला कोट पहन के, आसिफ अली ज़रदारी और उनके सफ़ीर के ख़िलाफ़ मेमो गेट में इस्तेमाल हो जाते थे, और मियाँ नवाज़ शरीफ ने उसका एतराफ़ भी किया कि वो इस तरह उनको नहीं जाना चाहिए था। फिर उन्हीं की जमात ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चलाई, और वो ख़ास चंद किरदार होते थे, शहबाज शरीफ हो गया, चौधरी निसार हो गए, एहसन इकबाल टाइप हो गए, पुराने जो, तो वो इस तरह यूज़ हो जाते हैं कि उनकी मत मारी जाती है उन दिनों जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी अब भी सूरत हाल कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, और इसमें एक तो सबसे बड़ा पार्ट जो इस वक्त प्ले कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस मुल्क के यंग लीडर हैं, और उनकी सियासत की अभी इब्तदा है, लेकिन वो अपनी इब्तदा मुफाहमत या सियासी जो पॉलिटिकल कल्चर को फ़रोग़ देने, उसको मजबूत करने, उसको मुस्तकम करने के बजाय वो उंगलियां उठा रहे हैं अपनी हरीफ जमात मुस्लिम लीग नवाज़ पे। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल मैं जब आजकल की बात करता हूँ तो उसमें खाली बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं, मरीम नवाज़ साहिबा भी उसमें शामिल है, कि वो उनकी तरफ जो एक में ट्वीट पढ़ रहा था वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी की तरफ से की गई थी। उसमें लिखा गया था कि सिंगल -1 इमरान ख़ान, या इमरान ख़ान को माइनस करके उनकी जमात से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना,
یا حزب اختلاف کی کسی جماعت کے کسی ممبر کو وزیر اعظم بنانے سے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو مائنس کرنا ضروری ہے جو 72 سالوں سے اس طرح کے تجربے کر رہے ہیں۔ اس پہ کوئی نہیں آ رہا کہ اس ملک میں اگر ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس ملک میں آئین کو مقدم اور مقدس رکھنا ہے، پارلیمنٹ کو فعال رکھنا ہے، پارلیمنٹ کو پالیسی سازی کے اختیارات دینے ہیں اور عوام کی بہبود، فلاح و بہبود کے لیے سوچنا ہے، تو اداروں کو اپنے دائرہ اختیار جو کہ آئین نے طے کر دیا ہے اس میں رہ کر کام کرنا ہے۔ وہ کوئی نہیں سوچتا عمران خان فلاں فلاں فلاں، اور اب تو سیاسی جو ایجنڈا یا سیاسی جو نظریہ یا منشور وہ سائڈ پہ رہ گیا ہے۔ ہر ایک سیاستدان، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا مسلم لیگ نواز کا ہو، وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے۔ پارٹی پالیسی کیا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں۔ فرض کریں میاں نواز شریف اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف اگر کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح تجربے کیے گئے ہیں اور جس طرح ادارے اپنے حدود و قیود سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسرے اداروں کے جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نواز شریف تو بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف وہ تو آمنا صدقنا کہہ جاتے ہیں ان اداروں کے سربراہوں کے آگے اور کہتے ہیں جی بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میں بات کر رہا ہوں اس تناظر میں جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا، جو خبریں میڈیا میں چھپیں تو سارے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں کی کہ امریکہ کی جنگ میں 2 مرتبہ ہمیں کسی سیاستدان نے تو نہیں دھکیلا تھا، وہ کس نے دھکیلا تھا، اور پھر جب وہ کسی آئین کی خلاف ورزی کی جکڑ میں آ بھی جاتا ہے بندہ تو آپ اس کو بچا لیتے ہیں، یا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ جو 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، یہ جو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران سویلینس نہیں ہیں، وہ عامر تھے، وہ اس ملک پہ ڈنڈے اور بندوق کی زور پہ آئے تھے، تو ان سے حساب کتاب کون لے گا؟ یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ سب آئے اپنی جو جس کو پوچھنا تھا وزیر اعظم کا پوچھ لیا، لیکن ان سے کوئی یہ سوال تو کرے کہ بھائی یہ تجربہ گاہ آپ کب تک بنائیں گے؟ تو بات ہم تھوڑی ٹریک سے اتر گئے، لیکن مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد تقریباً پورا ہوا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو انہیں ہر حکم ماننے کے لیے لایا گیا تھا، وہ بھی پورا ہو چکا۔ دوسرا سیاستدانوں کو یہ جو 2 مقبول جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ان کو گندا کرنے کے لیے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے، ان کے خلاف اداروں کو استعمال کرنے کے لیے لایا گیا، وہ بھی ہر حکم بجا لائے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی فضا کو آلودہ کرنے کا جو مقصد تھا ان کا، وہ بھی پورا ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ جو سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے کا جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ بھی ٹاسک ماشاءاللہ سے عمران خان نے پورا کر دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو کہ ملک کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، میثاق جمہوریت بھی خود نے کیا ہوا ہے اور آپس میں گتھم گتھا بھی ہیں۔ تو مقصد یہ کہ یہ جو ایک پلاننگ تھی، وہ پلاننگ فقط عمران خان کو ایک مہمان اداکار کے طور پہ وزیر اعظم کرنے کے ساتھ باقی جو سیاسی قوتیں تھیں، جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو سائیڈ لائن بھی کرنا تھا اس پلاننگ کے تحت، اور ان کو آپس میں لڑانا مقصود تھا۔ تو وہ کام بخوبی سر انجام دیا جا چکا ہے۔ اب اگلی باری جس کی بھی ہو، لیکن سیاسی کلچر وہی رہے گا جس کی ایک نئے سرے سے شروعات عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اور ایک دوسرے پہ یہ سارے کے سارے سیاستدان انگلیاں اٹھائیں گے، گالم گلوچ ہوگی، اور پھر ہم 90 کی دہائی میں آ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔